Welcome students to the new video of TR Jain. It is the Indian economic development. It's the first video of this book. So in this video we are covering the Indian economy on the eve of independence. First topic, overall the features of the Indian economy on the eve of independence. In this topic, first of all it describes the entire situation. इस जो ये पैराग्राफ है इसमें जस्ट एक चीज़ बताइए जो पूरे चैप्टर में रिवॉल्व करेगी, वो होगी इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट वॉज द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब हम इसे और कैसे ऑल्टरनेट वे में कैसे कहेंगे. इंडिया जनरली जितना भी सारा रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस होता था वो एक्सपोर्ट करता था, वेराज जो भी फिनिश्ड गुड्स होते थे लाइक यू कैन से इंडिया कॉटन हम एक्सपोर्ट करेंगे और जो हम इंपोर्ट करेंगे वो होगा कि फाइनल टी शर्ट्स, फाइनल क्लोथिंग्स जो कि जनरली पब्लिक यूज़ कर सकती है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी. इंडिया वॉज अ वाइब्रेंट एंड अ प्रॉस्परस इकोनॉमी. साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी. इंडिया वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. हमें ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमारे पास एवरीथिंग वॉज अवेलेबल हेयर. ओके, द ऑल्सो वन मोर पॉइंट, एग्रीकल्चर वॉज द मेन लाइवलीहुड ऑफ द पीपल. सी एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन लाइवलीहुड था. और फर्दर हम एक और वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो कि इंडिया में बहुत होती थी. सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ जस्ट कि लोग जो फार्मिंग एक्टिविटी हो रही है, पीपल वो जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ही सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, नॉट फॉर सेलिंग द गुड्स एंड knowing about the market or buy and purchase and other kind of stuff. So India was also in case of the industries, Indian handicraft industry was very famous, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कॉटन. इंडिया का कॉटन वॉज वेरी फेमस. आगे एक और फर्दर एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊंगा. और इंडियन सिल्क, द क्वालिटी ऑफ इंडियन कॉटन एंड सिल्क वॉज वेरी फेमस. ऑल्सो द मेटल्स में आपको सुना होगा आपने बहुत पहले की, जब इंडिया वॉज अंडर दोज राजाज एंड ऑल, तब उस टाइम गोल्ड वॉज द थिंग दैट वॉज अवेलेबल एवरीवेयर और लाइक इन एवरी हाउस होल्ड. So the Indian metal was also very famous. The stonework, sculptures, Indian sculptures were very famous at that time. And the next topic, Indian economy during the British rule. So अगर हम इस टॉपिक को जनरली डिस्क्राइब करें, it is nothing but the exploitation of the Indian economy or just for the और हम जनरली डिस्क्राइब करें तो ये होगा कि ब्रिटिशर्स सारा जितने भी रिसोर्सेज इंडिया के थे वो एक्सपोर्ट कर देते टू द ब्रिटेन फॉर देयर ओन बेनिफिट और फॉर फुलफिलिंग देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट्स. सो सबसे पहला पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे हेडिंग द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब भी कभी ये वर्ड दिख जाए और वहाँ पे फीचर्स लिखा हो, ये सारे पॉइंट्स लिखना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, हमें याद ज़रूर होता है. फर्स्ट पॉइंट इज द स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी में सबसे मेन वर्ड्स है ये, दिस विल गिव यू द मार्क्स. स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर इट शोज वेरी लिटिल और नो ग्रोथ. या तो फिर इकोनॉमी में कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है, या तो फिर जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत कम ग्रोथ हो रही है. सी हम इसके साथ एग्जाम्पल्स देंगे जो कि काफ़ी सही इंप्रेशन देगा एग्जाम में. वो होगा कि एग्रीगेट रियल आउटपुट, एग्रीगेट या तो फिर रियल आउटपुट भी आप लिख सकते हैं, जो कि 2% से कम था. ये हम एग्जांपल्स देंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. सो जस्ट प्लीज़ इसे लिख देना. सेकेंड पॉइंट इज़ द पर कैपिटा आउटपुट, जो कि होगा हमारे पास 0.5%. पर कैपिटा इनकम 0.5% होगा, जो कि बहुत कम था एट दैट टाइम. सी जब भी कभी नोट्स प्रिपेयर करो, हमारे पास TR चैन में हमारे पास ये स्पेस है, जो एक सारे फैक्ट्स आप यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज एग्जाम से पहले जस्ट आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ना कि पूरे पैराग्राफ के उसमें जाना पड़ेगा. Second point is the backward economy. Indian economy was the backward economy on the eve of independence. जब भी backward economy को explain करना हो तो ये अपने ये लिखना है, very low per capita income. This is the main line जो कि इस word के साथ जाएगी, और the only line जो कि teachers हमेशा ढूंढते हैं आंसर में. और second point हम ये लिख सकते हैं जो कि होगा example. Per capita income उस टाइम लोगों की थी 230 rupees per individual, or we can say the bulk of the population was poor. मैंने वही चीज़ कि आप साइड में लिख सकते हैं, जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, उनकी मेन रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल नहीं हो रही थी, जैसे कि जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, क्लोथिंग, फूड, शेल्टर,
और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिशर्स तो वो डिस्ट्रॉय कर ही चुके थे. Dominance of the agriculture population. See, agriculture was the main livelihood at that time, before independence, or no, before the British rule or after the British rule. Agriculture was the main industry, or the main industry where everybody was employed. See, nearly 72% of the population was working under the agriculture sector. इस डाटा को हम याद रखेंगे क्योंकि आगे भी कई जगह आने वाला है. 50% कॉन्ट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का जीडीपी में, जो कि बैकवर्डनेस को दिखाता है इस सेक्टर की. सो द ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन prior to the British rule, industrial sector in the Indian as well as known as the handicraft. See, bleak of industrialization. ब्रिटिश के टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो कि आगे फर्दर आपको बताएंगे इस चैप्टर में इन्होंने किस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था. जब भी कभी ये हेडिंग आए तो ये पॉइंट्स लिख देना आप लोग. मैंने जैसा भी आपको पहले कहा कि सजेस्ट किया कि हमेशा पॉइंट्स यहाँ पे लिखो ताकि एग्जाम से पहले ईजी होगा और कन्वीनियंट होगा. सबसे पहले तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स. द नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल था जो कॉटेज इंडस्ट्री थी इंडिया की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो भी डिस्ट्रॉय कर चुके थे ब्रिटिशर्स बहुत ही बुरी तरीके से. जैसे हमने बोला कि जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर चुके थे ब्रिटिशर्स, सो हम डिपेंडेंट थे टोटली ऑन ब्रिटिशर्स फॉर अदर गुड्स. द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी द क्लोथिंग. हमारी जितने भी सारे टी शर्ट्स वगैरह, उस टाइम ब्रिटिश का काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था. शर्ट्स वगैरह जो आ रही थी वो पहले आती थी हमारी कॉटेज इंडस्ट्री से. जैसे ही ब्रिटिशर्स ने वो डिस्ट्रॉय की, द एंटायर थिंग वाज डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. सो हम लोग टोटली डिपेंडेंट थे ब्रिटिशर्स के ऊपर फॉर द क्लोथिंग फॉर मेजॉरिटी थिंग्स वी वर डिपेंडेंट अपॉन द ब्रिटिशर्स. हैवी डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स. सी, मशीन्स जितनी भी थी, काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे थे सीविंग मशीन्स जो भी थी वो भी सारी ब्रिटिशर्स से आती थी. प्लस डिफेंस सेक्टर, वो आज तक हम लोग दूसरी कंट्रीज़ पे काफ़ी डिपेंडेंट है. डिफेंस सेक्टर में जितने भी सारी डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो सारे बाहर से आते थे. द मेडिकल सेक्टर, द बेसिक कमोडिटीज़ थी जो कि होगा मेडिसिन, ऑयल और केरोसिन, ये सब कुछ भी हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते थे. प्लस द लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिटीज़ में नहीं रहती थी, अर्बन एरियाज़ में नहीं रहती थी, और वो रहती थी विलेजेस में. इसका डाटा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है कि 14% लिव्ड इन द अर्बन एरियाज वेयर एज द 86% लिव्ड इन द रूरल एरिया. सी, अगर आप ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, आपको ये डाटा नहीं याद होता, तो आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो कि मेजॉरिटी लिव्ड इन द रूरल एरियाज वेयर एज इट वॉज अ वेरी लिटिल अमाउंट जो कि अर्बन एरियाज में रहते थे. सो इस डाटा का इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप लोग पूछोगे. इसका इफेक्ट ये था, इट लैक्ड द अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड द एग्रीकल्चर सेक्टर. जितनी भी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन रही थी, जितनी भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी अर्बन सेक्टर में, उससे लोग एक्सपोज नहीं थे. लोगों को नहीं पता, जो भी रूरल एरिया में लोग थे उनको नहीं पता था अर्बन सेक्टर में कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. सी, एंड द अनदर पॉइंट इज द सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. Semi-feudal economy, it is the intermix of the capitalist features and the feudal features that gave to the rise of this semi-feudal economy. अब आप कहेंगे semi-feudal economy को और कैसे describe करें. Semi-feudal economy is directly related to the जमींदारी सिस्टम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. जमींदारी सिस्टम जिसके अंडर फर्स्ट आएगी गवर्नमेंट के अंडर आएंगे जमींदार, एंड उसके अंदर आएंगे वर्कर्स. सो ये आगे पढ़ेंगे हम. दिस इज़ द सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. फ्यूडलिज्म आपको पता होगा, आपने अगर यंग पास्ट क्लासेस में जब पढ़ा होगा कि फ्यूडलिज्म क्या था, कि जनरली यही था. मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा. सी, अब ये इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम क्यों उन्होंने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसे डिस्ट्रॉय किया, क्यों हमें इतना डिपेंडेंट करवा दे उन्हीं के ऊपर कि सब कुछ जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ब्रिटेन से आए हमारे पास. इस सब के पीछे ये रीज़न था. और ये पैराग्राफ है, जनरली ये पैराग्राफ अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, आप इस पैराग्राफ को अगर याद कर दें, ये हर जगह काम आएगा. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट वॉज डेवलप्ड और टू द एक्सटेंट इट कुड सर्व द कलोनियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स. सी, आप इसे साइड में लिख सकते हैं कैसे ईजी होगा. colonial interest and just exploited the Indian economy. For that, they also introduced railways, ports, and postal services. और the next thing, ये भी काफ़ी important line है. It was directed towards the
protection and promotion of the economic interest of the British economy rather than the Indian economy. They just cared about their own economy, not about the Indians. सी जो भी सारी फीचर्स थे ये सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को और द ब्रिटिश इकॉनमी को, और ब्रिटिश इकॉनमी को वो पावरफुल बना रहे थे। रादर इंडिया को तो वो जस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जितने भी सारे रिसोर्सेज थे वो सारे वो एक्सट्रैक्ट करके जा रहे थे, और दैट वाज नॉट गुड फॉर इंडिया। Okay, now we talk about the state of the agriculture sector. Agriculture sector में on the eve of independence 72% पॉपुलेशन, आपको कहा था इस डाटा को आप याद कर लेंगे क्योंकि आगे आगे भी काफ़ी जगह ये आने वाला है। 72% ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी 72% पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर। और काफ़ी टाइम हम ये यूज़ करते हैं इंडिया एज एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सी अब जो भी ये सारे फीचर्स थे कि फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, जो भी इंडियन एग्रीकल्चर के उस टाइम फीचर्स थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले थे इट वाज द लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन उस टाइम प्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन क्या है आपको अगर ना पता हो, इट इज़ द टोटल आउटपुट, जितना भी सारा प्रोड्यूस हुआ है। लाइक इंडिया ने इस साल कितना प्रोड्यूस किया, दैट विल बी इन क्विंटिलियंस। वेयर इज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज द आउटपुट पर हेक्टर, एक हेक्टर से कितना हमारे पास प्रोड्यूस आ रहा है, दैट विल बी इन किलोज। सी एक एग्जांपल है, एक क्विंटिलियंस में जा रहा है, इट मीन्स द इंटायर कंट्री की बात हो रही है। पर हेक्टर की बात हो रही है तो फिर जनरली उस किलोज में बात होगी। सी इसका जनरली ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में अगर हम जाएंगे तो काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो डे बिफोर एग्जाम तो आप इसे स्किप कर सकते हैं टोटली। एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट पे हम एक्सप्लोटेशन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन यूनिक सिस्टम। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, और वैसे ये जनरली पॉइंट्स में भी आ सकता है। स्टेट ऑफ सेक्टर में ये सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे या तो फिर इंडिपेंडेंट आंसर बनेगा इसका। एक्सप्लोटेशन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। व्हाट इज़ लैंड सेटलमेंट सिस्टम? एक सिस्टम जो डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने सो दैट वो एक्सट्रैक्ट कर सके रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, कि वो उनको टैक्स कर सके। सो इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको बहुत आपको मैंने बताया था, जो कि था ज़मींदारी सिस्टम। Zamindari system is the triangular relationship between the government, zamindars, and the tillers of the soil, or you can say the workers of the soil. See, first of all, it was introduced in the Bengal Presidency. Bengal Presidency क्यों? Historically सबसे पहले ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बंगाल के साथ वाले रीजन पे ही आया था। फर्दर उन्होंने एक्सपैंड किया टू द सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। सी द जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जमींदार्स थे, जमींदार्स वर द परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। जो जमींदार थे वो थे मालिक, दे वर द ओनर्स ऑफ द लैंड। वेर एज नो जमींदार्स के ऊपर ही रहेंगे हम अभी। जो जमींदार्स थे वो टैक्स पे करते थे टू द गवर्नमेंट, ना कि जो जनरल वर्कर्स और पेजेंट्स थे उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। जो भी सारा टैक्स था वो सारे जमींदार्स देते थे। अब आप कहेंगे जमींदार पैसा कहाँ से लाते थे? जमींदार ये सारा मनी एक्सट्रैक्ट करते थे वर्कर्स से। जो भी सारे जमींदार के अंडर वर्क करते थे, जो वर्क फोर्स थी, वो उनसे जो भी प्रोड्यूस आता था उस प्रोड्यूस को बेचने के बाद। नाउ व्हाट इज जमींदारी सिस्टम? जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड। सी जमींदार्स कौन थे? जो मालिक थे ज़मीन के, जो भी सारी ज़मीनें थी उनके मालिक थे जमींदार्स। सी जो डायरेक्ट टैक्स होता था, जो गवर्नमेंट को पे करता था टैक्स, वो होते थे जमींदार्स। और वो भी सारा, और इट वॉज ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर द गवर्नमेंट कि वो एक ही इंडिविजुअल से सारा जो भी रेवेन्यू है वो ले, रीजन के एक ही इंडिविजुअल से रेवेन्यू ले ले, ताकि अगर तो फिर सबसे लेने लगे। फॉर दैट दे नीडेड अ वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम नहीं किया था। सो द जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टेलर्स दे वांट। सी जमींदार है, जमींदार को जो भी सारे पेजेंट्स हैं उसके नीचे जो वर्कर्स हैं उनसे वो जो अमाउंट वो चाहे वो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, ना ब्रिटिशर्स लगा सकते थे ना और कोई और लगा सकता था। जस्ट टेक एग्जांपल, ब्रिटिशर्स ने करीब 20 रुपीज़ उन्होंने एज अ टैक्स मांगा और ज़मींदार को भी उतना ही देना था। बट ज़मींदार ने इन टर्न उन्होंने क्या किया, फॉर देयर ओन बेनिफिट उन्होंने 80 रुपीज़ चार्ज किया फ्रॉम दोज वर्कर्स, जो कि उनके बेनिफिट के लिए था, ताकि उन्हें कोई प्रॉफिट हो बीच में ज़मींदार्स को।
और इसका मेन जो डिसएडवांटेज था वो था पेजेंट्स और लेबरर्स को, क्योंकि उनके पास एंड में कुछ नहीं बचता था. दे वर द पुअरेस्ट अमंग द ऑल. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. सी अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो it led to the exploitation of the tillers, workers, peasants, laborers, इनको जो भी कहे. और उसके बाद था रेवेन्यू. जो रेवेन्यू था जो मैंने आपको बताया 80 रुपीज़ उन्होंने ज़मींदार ने चार्ज किया उनसे, वो रेवेन्यू बढ़ाते रहते थे. इसकी वजह से क्या हुआ, दे वर लेफ्ट विद स्टेटस ऑफ द लैंडलेस लेबर. Another step that was taken by the Britishers were the first commercialization of the agriculture products. See, what is the commercialization of the agriculture product? सबसे पहले तो जो हमारे इंडियन थे बिफोर द ब्रिटिश रूल, वो सिर्फ जो भी उगाते थे वो सिर्फ अपने लिए उगाते थे, फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द फैमिली, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली. दैट्स इट. जो थोड़ा बहुत बचता था वो बेच देते थे, नॉट फॉर एनी प्रॉफिट, जस्ट बेच देते थे for gaining further products. See, Britishers forced them to grow the cash crops. See, जब भी आप cash crops की बात करेंगे तो indigo could be the best example, cotton could be the best example. Britishers ने force किया Indians को कि वो grow करे indigo और वो cotton grow करे, as they were needed by the British industry. ये general facts है इसके बारे में. और जो ये points हैं, you can just skip these. Moving on to the next one, lack of investment in the agriculture industry. See, Britishers ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे. इवन ऐसी कंडीशंस थी कि इंडिया में कभी भी ट्यूबवेल्स, कैनाल्स कभी डेवलप नहीं किए थे. दे वर जस्ट ऑन द दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून. गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल. What is the meaning of the word gulf? First of all, it means a huge difference. जो कि था owners of the soil, जो कि थे जमींदार और the tillers और the workers. जो कि ज़मींदार और जो वर्कर के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस था. बिकॉज आपको तो जैसे मैंने बताया, उन्होंने 80 रुपीज़ जितना अमाउंट वो एज अ टैक्स वो चार्ज करते थे, और इतनी की इनको ज़रूरत भी नहीं थी, और इनके पास बहुत कम बचता था फॉर देयर ओन सर्वाइवल. सी, दिस वॉज वन ऑफ द मेन फीचर आई वुड से. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. सी, लैंड होल्डिंग जो भी थी फार्मर्स की वो थी बहुत स्मॉल और थी फ्रेगमेंटेड. या तो फिर ज़मीनें बहुत छोटी थी, या ज़मीनें अलग अलग जगह पे थी जो कि मेंटेन करनी बहुत मुश्किल थी. सब्सिस्टेंस आउटलुक. जो फार्मर्स थे उनका जो भी आउटलुक था वो जस्ट फॉर देयर ओन सर्वाइवल. उनको नहीं था कि वो प्रॉफिट के लिए अपने फार्म प्रोडक्ट्स बेचे. दैट वाज ओनली फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ द फैमिली. सी, अब ये है बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर. बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन बाय दीज पॉइंट्स. जो ये पॉइंट्स है ये सारे यही है जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, और इसके साथ मैंने ये भी लिखा था. बैकवर्डनेस का एग्जांपल होगा द लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. अनदर एग्जांपल होगा द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग सब्सिस्टेंस आउटलुक. और जो कि होगा हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर. जो कि एग्रीकल्चर इकॉनमी थी वो स्टैगनेंट क्यों थी, उसके रीज़न हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल होगा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम. जो भी लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अनफेयर था, वो रीज़न फर्स्ट ये होगा. सेकंड होगा फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एंड अनदर विल बी द गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टेलर्स ऑफ द सॉइल. दीज वर द मेन रीजन्स. और ये आ सकता है क्वेश्चन. See, the next topic is the industrial sector. So Britishers ने इंडियन इंडस्ट्री को जस्ट डिस्ट्रॉय किया था, और यू कैन से दैट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्री का. सी, उसका मोटिव क्या था. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम आया है. द टू फोल्ड मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. फर्स्ट था वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये वर्ड्स बहुत रिपीट होने वाले. दे एक्सपोर्टेड द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टेड द फिनिश्ड गुड. दिस वॉज द मेन मोटिव. फर्स्ट क्या था, रॉ मटेरियल उन्होंने एक्सपोर्ट करना था, और जो भी सारा जो फाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे वो इन्होंने इंपोर्ट करने थे. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका बहुत बुरा डिक्लाइन हुआ था. जितने सारे जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे. जो ब्रिटिश गुड्स थे वो इंडियन मार्केट में काफ़ी फेमस थे बिकॉज वो चीप थे, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी थी कि हम फर्दर आगे बढ़ेंगे. जो पुअर स्टेट ऑफ the industrial sector during the British are highlighted by the following point. जो भी सारे
जो भी सारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो किन चीज़ों को हुआ था और कैसे हुआ था, वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे एक्सीलेंट क्वालिटी थी, हमारे जितने भी सारे हैंडीक्राफ्ट्स थे. फर्दर ब्रिटिशर्स ने इसे डिस्ट्रॉय किया था. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इसको फॉर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, जो कि है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. अब आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इसके साथ ये इन्होंने इसलिए इम्पोज की क्योंकि ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन इंडस्ट्री. सो फॉर दैट उन्हें लगा कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू सप्लाई. अब उन्होंने जो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, इसमें क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैरिफ था, व्हाट इज़ टैरिफ? टैरिफ जो टैक्स हम लोग लगाते हैं फॉर ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. जो टैरिफ टैक्स था, वो जब भी हम इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था टू ब्रिटेन, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था. वेराज जब भी कभी ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जब इंडिया में आते थे, उस पर भी हम कोई टैक्स नहीं लगाते थे. वेराज जब हम बात करें अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट थे जो लोकल लोग बनाते थे यहाँ पे, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने टैरिफ इम्पोज किया जो कि था दैट वाज वेरी हाई. सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोकल लोग थे उन्होंने वो जो डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन मार्केट, जो भी सारी फॉरेन मार्केट थी, डोमेस्टिक मार्केट थी, वो उससे उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया था. द रीज़न ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टैरिफ में टैक्स ज़्यादा लगाओगे तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा, जो कि फर्दर लोग नहीं खरीदेंगे. अनदर वे ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज वाज कि जो भी मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उसके साथ इंडिया compete नहीं कर पा रहा था. जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे जो कि ब्रिटेन से आ रहे थे ऑफ वेरी वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी अच्छी थी और दे वर चीप. सो इंडियन इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट विद द मशीन मेड गुड्स ऑफ ब्रिटेन. द ब्रिटिश कल्चर ऑल्सो, इंडिया में ब्रिटिश कल्चर बड़ा फेमस हो गया था. एज ब्रिटिशर्स इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड टू अडॉप्ट देयर लाइफ स्टाइल, देयर क्लोथिंग. सो इस वजह से भी जो लोग थे जनरली पॉपुलेशन थी, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जो लोकल चीज़ें थी उन्हें वेयर करने में. सो दीज वर द पॉइंट्स जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ था. जब भी कभी आपको सब कुछ समअप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आंसर में आप डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लिखेंगे, फिर उसके साथ आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, हम ज़रूर मेंशन करेंगे. सेकंड आप इसे मेंशन करेंगे जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो ब्रिटेन में आया था. थर्ड, और ये जो सारी 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स आएंगे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंडर ही. उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास मशीन से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और लो प्राइस प्रोडक्ट्स बन रहे थे. और जो हमारा इंडिया में जो ब्रिटिश कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, that is going to be the another point. ये सारे points हमें लिखना है आंसर में, that will give you the full marks. See the bleak growth of the modern industries. There was a very slow growth, I would say, in the second half of the 19th century. It is mentioned जो कि हम कहेंगे 1850s के बाद इंडिया में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी. ब्रिटिशर्स ने लगाई थी जो इंडस्ट्रीज़, वो थी 1850s के बाद. द फर्स्ट इंडस्ट्री जो थी कॉटन इंडस्ट्री लगी कहाँ थी जनरली? इट वाज इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. अगर आप देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात इज़ द ओनली रीजन हैविंग द ब्लैक सॉइल जहाँ पे कॉटन लगती है. सो इट वाज जनरली, जो ये इंडस्ट्रीज़ थी, इट वाज ओन्ड बाय इंडियंस. एंड अनदर वाज जूट इंडस्ट्री वाज लोकेटेड इन बंगाल. बंगाल में क्यों? वहाँ पे सीधी सी बात है, जूट ज़्यादा प्रोड्यूस होता था एंड इट वाज ओन्ड बाय द फॉरेनर्स. अनदर इंडस्ट्री दैट डेवलप्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ 20th century, इट इज़ द टेस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में बनी थी. दैट वाज, अगर आप सोच रहे होगे इट वाज दे गेव द लिबर्टी टू द इंडियंस, इट वाज नॉट. ये जनरली सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स को रेलवे एक्सपैंड करना था. सो उसके लिए उन्हें आयरन और स्टील चाहिए था. सो उसके लिए उन्होंने टेस्को को लिबर्टी दी सो दैट उनको आयरन मिल पाए.
सो द आयरन ईजिली मिल पाए. सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो इमर्ज, दैट इज जनरली द सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्री. ये आप स्किप कर सकते हैं ये लाइन, और लाइक आप ये एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं. There was hardly any capital goods. What are capital goods? Some machines, or the machines that are necessary for the industrial plants and all. The fourth point, the industrial. See, industries नहीं थी, और जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था वो भी जीडीपी में बहुत कम हो चुका था. State also participated in a very limited manner for the modern industries. See, state just उन्होंने रेलवेज के लिए उन्होंने हेल्प किया था इंडियंस को टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने रेलवेज इस्टेब्लिश करनी थी. सो ऑल्सो कम्युनिकेशन, इन्होंने इंडियन को लिबर्टी दी थी टू एस्टैब्लिश देयर ओन न्यूज़पेपर्स फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस. देयर वर सेवरल अदर फीचर्स. सी, अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो तो सो दीज आर द 4 पॉइंट्स. आप इन पूरा सब स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ इनको लिख सकते हो, एक्सेप्ट जस्ट डोंट स्किप दिस. ये वाला आपको पढ़ना है, इसके बाद आप स्किप कर सकते हो और आप डायरेक्ट ही कर सकते हो. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज systematically destroyed by the discriminatory tariff policy of the British India. The modern industry showed a bleak expansion. ये होगा by the large expansion of railways, और जो कैपिटल गुड्स थे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी वो भी बहुत कम थी और लाइक नॉन एग्जिस्टेंट थी, जैसे यहाँ पे लिखा है. जो ये सारे फीचर्स थे, इन तीनों फीचर्स से हम कह सकते हैं कि इट वॉज शो द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट दैट टाइम. Another topic, that is the foreign trade in the British era. See, first of all, India was the net exporter of raw material and the importer of finished goods. So मैं आपको starting में कहा था, दूसरी बार कहा था, now it's the third time. India generally exported the raw materials or import करता था finished goods from the British. First point is going to be this, the foreign trade in the British era. The second point is the monopoly control of the India's foreign trade. What is monopoly control? You can say the dominance of Britishers in the Indian economy. कि उनका कितना कंट्रोल होता था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और Indian foreign trade के ऊपर उनका कितना कंट्रोल होता था. See, first of all, जितना भी 50% foreign trade होता था वो था डायरेक्टली विद द Britishers, और वो किस चीज़ का था, जो रॉ मटेरियल आता था ब्रिटेन में. See, सेकंड आता था हमारे पास चाइना. सारा जो भी रॉ मटेरियल होता था वो बाकी जो 50% है वो जाता था 3 कंट्री से, चाइना, श्रीलंका, ईरान, पर्शिया. ये अगर आप नाम भी याद रखो तो दैट विल वर्क. China, Sri Lanka, Iran, modern day means will be good. So another point आएगा, जो ब्रिटिश का जो भी ये monopoly और जो कंट्रोल हुआ था इंडियन फॉरेन ट्रेड के ऊपर, वो इनकी वजह से सुएज कैनाल बनी थी. सी CUET में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. इन 1869 जो सुएज कैनाल बनी थी, इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इजिप्ट. आई वुड सजेस्ट आप इसे गूगल मैप पे देखें, सो दैट फॉर द मोर क्लियरिटी. सो अनदर एग्जांपल मोनोपोली ऑफ ट्रेड में यही आ जाएगा कि एक्सपोर्ट इंडिया रॉ मटेरियल करता था एंड इम्पोर्ट finished product. This is the 4th time. Surplus trade, but only for the benefit of Britishers. See, what is surplus trade and what is trade deficit? Surplus is when we are exporting more and importing less. What is exporting? First of all, in more simple way, surplus trade is when जब हम दूसरी कंट्रीज को ज़्यादा सामान बेचते हैं और हम खरीदते कम हैं. That's the very simple and the layman definition of surplus. सो इंडिया में क्या होता था, इंडिया में एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हो गए थे फ्रॉम आर इम्पोर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप कहेंगे दैट्स अ गुड थिंग. इफ़ वी लुक एट द रियलिटी, इंडिया मेनली एक्सपोर्टेड द रॉ गुड्स और द प्राइमरी गुड्स और द प्राइमरी रॉ मटेरियल्स. दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ बेनिफिट. इट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ आवर इकोनॉमी, दैट इज़ रिटन हियर. डिस्पाइट द हाँ ओके, हमारी इकोनॉमी में हमारा सरप्लस था. सी, हमारा जो ट्रेड था वो सरप्लस था, फिर भी हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी थी ऑफ एसेंशियल गुड्स है फूड, ग्रेन्स, क्लोथिंग. सी, हमारा ट्रेड ज़्यादा है, फिर भी हमारे कंट्री में ये सारी चीज़ें डेफिशिएंट है जो कि थी एसेंशियल कमोडिटीज़. द ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो भी सारे जो सरप्लस हुआ था, जिसके बेनिफिट्स आने थे हमें, वो हमारे इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं था. वो थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे. व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? सी, देयर वर सेवरल गवर्नमेंट जॉब्स एट दैट टाइम जो कि थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज. सी, जो उनकी फैसिलिटीज़ थी, जो सब कुछ था, आर्मी की पे थी, वो सारा ये लोग इस सरप्लस से फुलफिल करते थे. और जो एक्सपेंशन था, जो वॉर्स थी, ऑफ कोर्स वॉर्स का जितना भी सारा सरप्लस का बेनिफिट था वो सारा ब्रिटेन वापस चल जाता था फॉर द वॉर पर्पसेस. Now is the next topic, that is the demographic profile. What is the demographic profile? You can just say in the layman language हम कह सकते हैं कि ये just जो population की, what was the condition of our population at that time.
सी फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ रेट और बर्थ रेट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा था, जो कि हम यहाँ पे लिखा है 48 वॉज अ बर्थ रेट एंड 40 वॉज द डेथ रेट पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली. सी इसको आप हम कभी मिस नहीं करेंगे पर थाउजेंड, दिस कैन चेंज द एंटायर डाटा. सो सी जब हमारा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है, ऑन टॉप ऑफ दैट जब हमारा बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है. सी इसका एक रीज़न है, इससे एक चीज़ होगी जो कि होगा मैसिव पॉवर्टी इन आवर कंट्री. सी बर्थ रेट इट इज़ मोर, इट मीन्स पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और डेथ रेट हमारा कम है. The next heading is the infant mortality rate. What is infant mortality rate? This is best described here. The death rate of children below the age of 1 year per thousand live births. See, per thousand जितने भी थाउजेंड में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है who are under the age of 1 year. At the British time, it was 218 children were dying per thousand within 1 year of their birth. Whereas today, the present day अगर हम देखें, it is 33 per thousand, which is very low. इन शॉर्ट अगर आप चाहते हो तो सिर्फ आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अ साइन ऑफ द पुअर हेल्थ केयर कनेक्टेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी. इसके ऊपर एक MCQ भी बना है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हेल्थ केयर इज कनेक्टेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी. सी नाउ इट्स द ओके, बिफोर दिस हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंसस. आपने सुना होगा सेंसस होता है इंडिया में आफ्टर एवरी 10 years. सो जो फर्स्ट सेंसस हुआ था दैट वाज इन 1881. सी ये CUET के उस प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, प्लस ये MCQ में भी काफ़ी बार आ चुका है. सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. जब भी हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को देखें, हमें इसको सारा रीड करने से अच्छा दिस इज द सिंपल थिंग. 1921 is the year of divide. Here it's written, year of great divide. It is known as the year of great divide. Why it is known as year of great divide? See, जो population growth थी बिफोर 1921, कभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती थी, कभी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती थी, कभी और ज़्यादा हो जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी. मतलब जो ग्रोथ थी वो कभी डिक्लाइन हो रही थी, कभी बढ़ रही थी. ग्रोथ डिक्लाइन हो रही थी और बढ़ रही थी. सो दिस वाज बिफोर 1921. और ऑल्सो कि काफ़ी सारे फेमाइन्स वगैरह भी आ रहे थे. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. सी आफ्टर 1921 जो हमारी पॉपुलेशन है उसने एक कॉन्स्टेंट राइज दिखाया है. एंड दिस इज़ द ओनली थिंग ऑफ द एंटायर पैराग्राफ. Life expectancy, this is the important one. Years. The life expectancy during the British era, it was just 32. Imagine करो कि you can, एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम कैन एक्सपेक्ट, वो हमेशा सोच सकता था कि वो 32 ईयर्स तक ही जिंदा रहेगा. वेराज अगर हम यही सिचुएशन आज के टाइम पे देखें, इट इज़ 69 ईयर्स. जो एवरेज इंडिविजुअल की जो एज, जो लाइफ है वो होगी 69 ईयर्स. द लिटरेसी रेट, द नेक्स्ट हेडिंग. द लिटरेसी रेट वॉज 16%. ओनली जो पूरी पॉपुलेशन थी उसका ओनली 16% जो लोग थे वो पढ़ पाते थे. दिस इज व्हाट लिटरेसी मीन्स, कि द पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट, दे वर एबल टू, इट वॉज ओनली 16%. सी अगर हम फीमेल्स के परस्पेक्टिव में देखें, इन केस ऑफ द फीमेल्स इट वॉज ओनली 7%. सी इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये MCQs में बहुत बार आया है. दिस शोज द जेंडर बायस इन अ सोसाइटी. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन आ सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, occupational structure refers to the distribution of the working population across several sectors, or across 3 sectors: primary, secondary and tertiary. सी जो लोग हैं, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ दैट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सी इसमें जो ये, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर ये डाटा याद हो गया, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ नीड टू बी लर्नड, क्योंकि ये जितना भी सारा है इट इज़ जस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस. द एग्रीकल्चर, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन.
See, during the eve of independence, it was only 72. It was the 72.7% working population was engaged in the agriculture sector. और अगर हम कंपेयर करें इंग्लैंड एंड यूएसए में, इट वॉज ओनली 2%। एग्रीकल्चर में सिर्फ 2% लोग काम कर रहे थे। जापान के केस में वो 12% था, जर्मनी में 4%। सी, अगर आप लोग ये डाटा आपको याद नहीं हो रहा है कि 2% जापान में 12%, ये डिफिकल्ट लग रहा है और कन्फ्यूजन सी हो रही है, सो यू कैन जस्ट सिंपली राइट that the people engaged, the working population engaged in the agriculture sector in the developed countries or in the advanced country was extremely less in percentage. uh, okay, the next वही इंडस्ट्री में भी होगा, ओनली 10.1%। जैसा मैंने आपको कहा था, अगर आपको ये डाटा याद है, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट देन। सी, ओनली 10% पॉपुलेशन थी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही थी। और अगर ब्रिटेन ब्रिटेन यूएसए वगैरह के केस में देखें, यूएसए में इट वॉज 32%, इंग्लैंड में इट वॉज 42%, जापान में इट वॉज 39%। सी, वही बात यहाँ पे भी आप कर सकते हो, वेरी इन द वेराज इन द डेवलप्ड कंट्रीज was very large population which was engaged in the industrial sector in significant transition from the agriculture to the industrial sector. See, एक terminology है that is the economic takeoff, that is referred to जब भी population एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाएगी, उसे कहेंगे हम द इकोनॉमिक टेक ऑफ, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कम लेवल पे हुआ था। और जनरली अगर हुआ भी था तो वो हुआ था जनरली मद्रास में, बॉम्बे में और बंगाल में। इतना आप डाटा लिखते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? फर्स्ट थिंग जो आपके ब्रेन में आई होगी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, दैट वुड बी सम बिल्डिंग्स, सम रोड्स, सम रेलवेज और समथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द सी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सब डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट चेंजेस हो गए, वो हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल हो गए इकोनॉमिक चेंजेस, like the means of transportation, communication, banking और power and energy। सी ये हो गए ऑल द चेंजेस जो कि हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गए। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में आएगा रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जो भी सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, काइंड ऑफ पावर एनर्जी सप्लाई एंड ऑल। द सोशल चेंजेस में आता है एजुकेशनल एंड हेल्थ एंड हाउस फैसिलिटीज़, जो कि एक फाउंडेशन होती है कंट्री के उसमें। सी, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी काफ़ी बार बन चुके थे। सब डिविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सोशल चेंजेस एंड द इकोनॉमिक चेंजेस। सी, रेलवेज यहाँ पे गलत डाटा, आप इसे 1950 की जगह आप यहाँ पे डायरेक्टली 1953 लिख सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली इट वॉज 1953। तो सो ये आप सोच रहे होगे ब्रिटिश, ऑल्सो कई बार आपने सुना भी होगा कि रेलवेज का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत होता था। काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंडिया को दिया था। दिस इज़ एक्चुअली नॉट द ट्रूथ। ये ब्रिटिशर्स ने दिया था बट नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस, इट वॉज ओनली फॉर देयर ओन पर्पज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनीज। काफ़ी ज़्यादा अंदर तक पहुँचाने के लिए, इन द सेंस कि इंडिया के सारे पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए इन्होंने रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन किया था इंडिया में। ऑल्सो नोन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। पोर्ट्स भी डेवलप किए थे, वही कहानी, फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द रेलवे, फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटीरियल्स एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। सी, पोस्टल एंड टेलीग्राफ जो कि था कम्युनिकेशन सेक्टर में, जो कि मतलब फॉर द जो पोस्टल सर्विसेज होती थी, लेटर्स एंड ऑल, ये सब कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए किया था, ना कि इंडियंस की हेल्प हो पाए। नेक्स्ट इज द रोड्स जो अभी डेवलप हुए थे वो जनरली थे ताकि वो रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज टू द पोर्ट्स। सी, जो इनके रोड्स जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे, उनकी एक मेन जो फीचर था कि वो ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, वो मॉनसून्स में वो रोड ख़राब हो जाते थे, वो हमेशा यूज़ नहीं हो सकते थे। सी, दिस इज़ द सेम लाइन कि इंडिया ने ये सब कुछ डेवलप किया था जस्ट फॉर
just for the purpose of Britishers, for fulfilling the colonial interest, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, the most important line in this chapter जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, this one in the page number 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह आप वो भी लिख सकते हो अगर आपको वो याद है, एंड ये काफ़ी सब्स्टिट्यूट कर सकती है वो लाइन इसको. So what was the positive impact of the British rule in India? ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मर्स थे, जो पहले सबसिस्टेंस अपने जीने के लिए ही फार्मिंग करते थे, उन फार्मर्स ने अपनी जो प्रोड्यूस है उसे एज अ कमोडिटी उन्होंने देखना शुरू किया, कि एज अ कमर्शियल पर्पस, एज अ बिजनेस उन्होंने देखना शुरू किया. अर्लियर देयर वाज जस्ट कि वो फार्मिंग कर रहे हैं जस्ट फॉर देयर ओन सर्वाइवल. नाउ दे आर लुकिंग एट द फार्मिंग एज अ बिजनेस. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेलवेज और रोडवेज जब उन्होंने बनाया तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टाइप मिली. द कंट्रोल ऑफ द फेमाइंस, सी जब ये फेमाइंस आती थी तो रेलवेज के थ्रू काफ़ी जल्दी ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट करवा देते थे. सो कंट्रोलिंग ऑफ फेमाइंस कुड ऑल्सो बी द वन ऑफ द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. द मॉनेटरी सिस्टम, सी इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम वाज मोर फेमस. सो जब भी जैसे ही ब्रिटिश आए उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम किया, प्रॉपर करेंसी इस्टेब्लिश की, जो कि फर्दर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने टेक ओवर की. एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ICS, काफ़ी टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज़ इन सेवरल डिबेट्स, आपने सुना होगा इंडियन सिविल सर्विसेज. इंडियन सिविल सर्विसेज वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और वो कि जो कि आज के टाइम पे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. काफ़ी बार ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को आपने सुना होगा वो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रेलवेज के साथ वो लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी काफ़ी क्रेडिट लेते हैं. So the impact of railways in India, the next topic. Railways first of all expanded the domestic market. जो भी सारा domestic market थी वो रेलवेज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुई थी. एज हमें एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कंट्री के राइज हुए थे. रेलवेज फैसिलिटेटेड द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. सी रेलवेज़ के थ्रू फार्मर्स को भी पता लगा था कि फार्मर्स को भी एज उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू पता लगी थी. सो उन्होंने सब्सिस्टेंस आउटलुक से नहीं, उन्होंने एज अ कमर्शियल आउटलुक उन्होंने चीज़ों को देखना स्टार्ट किया. एज दे मूव टू डिफरेंट प्लेसेस दे गॉट टू न्यू कि भाई ये प्रोडक्ट्स बिक भी सकते हैं और इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है. रेलवेज ने एक और काम किया जो कि फॉर द undertaking the journey to far off places, they just broke the barrier of the distance barrier, you can say. Fast movement of agriculture across the country, this is for the famines. जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, सी दो पॉइंट्स तो इसमें एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है जो हमारे पास रेलवेज वाला है, जो कि था मॉनेटरी सिस्टम. वेट नो, नॉट द मॉनेटरी सिस्टम. कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ फेमाइन एंड द कमर्शलाइजेशन, द कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. आपको जैसे इसमें 2 पॉइंट्स याद करने हैं फॉर द एज द बैरियर एंड द फर्स्ट द डोमेस्टिक मार्केट. रेलवेज ने इनकी डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज कर दी थी. नेगेटिव इम्पैक्ट वही प्राइमरी गुड्स, जो भी प्राइमरी गुड्स थे और द रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट करने में रेलवेज ने हेल्प की, और जो भी फिनिश्ड गुड्स था उसे इम्पोर्ट करने में रेलवेज ने काफ़ी हेल्प किया. हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है. सो वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द न्यू वीडियो. थैंक यू गाइस, बाय.